अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक तरफ हुकूमत खड़ी है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच अपने फ़ैसले के बाद जो मुख्तलिफ़ इदारों को उन्होंने ऑर्डर दिया है, जिसमें फेडरल हुकूमत को भी कहा गया है, इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया है, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी कहा गया है, डिफेंस सेक्रेटरी को भी कहा गया है, वो है। और एक तरफ पार्लियामेंट कानून साजी करके वो कानून सदर के पास मौजूद है, सदर साहब उस पर साइन नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो उनके पास डिले का इख्तियार है, उनके पास ये भी इख्तियार है कि वो डिले करें, उनके पास ये भी इख्तियार है कि वो वापस करें, कोई ऑब्जेक्शन लगा के फिर आए, फिर शायद वो डिले ना कर सके। उनके पास ये भी इख्तियार है, कम से कम 10, 15, 20, 25 दिन तो वो गुजार देंगे ना। इसी तरह से उनके पास ये भी इख्तियार है कि इसको इसी बेंच के पास भेज दें कि देखें कि आया ये आइनी तौर पर सही है। एडवाइज़री जुडिक्शन याद है 63A के एडवाइज़री जुडिक्शन सदर ने ली थी, वो एडवाइज़री जुडिक्शन थी, बाउंड नहीं थी हुकूमत के ऊपर या सदर के ऊपर कि वो सुप्रीम कोर्ट की उस एडवाइस को माने, क्योंकि वो एडवाइज़री जुडिक्शन के मुताबिक थी, ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं थी जिसमें फ़ैसला मानना पड़ता है। लेकिन हुकूमत वल्लाह आलम, हुकूमत तौबा, हुकूमत ऐसी हुकूमत अल्लाह अकबर जो जिसने एक गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसले को हज़म कर लिया, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट इन इतनी बड़ी 11 सियासी जमातों की हुकूमत होने के बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच की, जहां 2 बेंच ने ऑलरेडी कहा कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये हुकूमत इतनी बुज़दिल थी कि ये इस 2 जजेस के फ़ैसले को लेकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसले को मान लिया और चली गई, दे दिया उन्होंने परवेज़ इलाही को हुकूमत। उस वक्त इन्होंने कमज़ोरी दिखाई और उसके बाद फिर वो जो सलूक है उनके साथ आप देख रहे होंगे। बहरहाल अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जी 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दे दिया, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला है। हर आदमी कह रहा है, हर कानूनी माहिरीन कह रहा है, सब कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला है, लेकिन 3 रुकनी बेंच ने दे दिया। और 3 रुकनी बेंच के साथ अब जो सूरत हाल है वो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात मान ली है। इलेक्शन कमीशन ने बात मान के शेड्यूल ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आईनी क्वेश्चन, जिसके ऊपर मैं जाऊँगा, लेकिन यहाँ वो उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मसलन सुप्रीम कोर्ट रिग्रेट नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रिग्रेट वो उसी सूरत में कर सकते हैं जब वो ये देखें कि हुकूमत बहुत मजबूत है, पार्लियामेंट बहुत मजबूत है। हुकूमत ने मुस्तरद तो किया इस फैसले को, लेकिन उसके बाद खामोशी है। अब तक हुकूमत ने कहा था कि हम रेफरेंस दाखिल कर देंगे, नवाज शरीफ कहते थे हम रेफरेंस दाखिल कर देंगे चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और जज के, लेकिन वो दाखिल नहीं कर सके। चले फेडरल गवर्नमेंट से नहीं, लेकिन उनका कोई वकील दाखिल कर सकता है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। मवाद मौजूद है, मवाद मिसकंडक्ट का मौजूद है, लेकिन हुकूमत एक्शन नहीं ले रही है। अभी भी मैंने कहा था कि इस मौके पे खुली जंग है, और खुली जंग में जो इनिशिएटिव लेगा वो सिकंदर है। ये 3 रुकनी बेंच जो कि मुतनाज़ा बेंच है, जिसके ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत। नवाज शरीफ कह चुके हैं हम मानेंगे नहीं, इत्तेहादी कह चुके हैं मानते ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने फ़ैसला दे दिया, इनिशिएटिव ले लिया, और इस इनिशिएटिव पे इलेक्शन कमीशन ने डेट भी दे दी। अब देखते हैं 10 तारीख को मुख्तलिफ़ इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ को, जो कि वज़ीर आज़म के नीचे होते हैं, वो जाकर सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ करते हैं नहीं करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मान के अच्छा किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसके पीछे इमरान खान पड़े हुए थे, और सब ये कहते हैं कि इमरान खान का इन जजेस के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है, और ये जजेस इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। आज मैंने एक जुमला सुना मियाँ वो इमरान खान से कि जनाब चीफ जस्टिस कौम का बाप होता है। कल हमने सुना था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। फिर हमने उस बाप के साथ जो किया इमरान खान ने, पूरी दुनिया ने देखा। हमने ये अब देखना है कि चीफ जस्टिस के साथ क्या होता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो फ़ैसला दिया उसमें एक बहुत बड़ा लेक्यूना है, मैं उस पर आऊँगा। हालांकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला, इसके अलावा भी एक लेक्यूना है जो कि इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था। हुकूमत देख रही है नहीं देख रही, बाल ये पॉइंट आउट मैं करूँगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाप है। इधर इमरान खान का पता है आपको कि इमरान खान के बारे में टाइम्स
क्या लिखा है कि ये वो शख्स है जिसकी वजह पाकिस्तान की मौशी तबाही का ज़िम्मेदार इमरान खान है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार इमरान खान है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ख़वातीन की बेइज्जती का ज़िम्मेदार इमरान खान है, पाकिस्तान के अंदर बैड गवर्नेंस का ज़िम्मेदार इमरान खान है। तो इमरान खान पे तो लाइन लगा दी उसने और कह दिया है कि ये शख्स जो है वो, इस शख्स ने तो मुल्क को तबाह कर दिया है। लेकिन ज़िल्म खलील जैसा मुसलमानों का दुश्मन, जिसने इराक़ में और शाम में जो है ना मुसलमानों का कत्लेआम कराया, फिर ख़ुद अफ़गानी होकर CIA एजेंट होकर अफ़गानियों का कत्लेआम कराया, पाकिस्तान के मुसलमानों से इंतहाई नफ़रत करता है, वो इमरान खान 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले पे मैंने दिखाया भी है कि 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले पे कितना खुश हो रहा है, कितना खुशी का इज़हार कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ इमरान खान खुश हो रहे हैं, एक तरफ ज़िल्म खलील खुश हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि भाई ज़िल्म खलील पाकिस्तान का दुश्मन है तो वो खुश क्यों हो रहा है? अगर फ़ैसला पाकिस्तान के अगेंस्ट में है और अगर फेवर में है तो फिर ज़िल्म खलील क्यों खुश हो रहा है? और इमरान खान अगर इस बुनियाद पर खुश हो रहे हैं कि ये कौम के बाप ने कौम के लिए एक अच्छा फ़ैसला दिया, तो फिर ज़िल्म खलील जैसा पाकिस्तान का दुश्मन कैसे खुश हो रहा है भाई? ये तो बताया कोई। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि फवाद चौधरी ने कह दिया है कि काबीना और वज़ीर आज़म अगर ये ऑर्डर नहीं मानते तो हम तौहीन अदालत में जाएंगे। और वो ये अब सवाल ये है कि हुकूमत के पास चांसेस क्या है? वो तो मुस्तरद कर चुकी है, काबीना मुस्तरद कर चुकी है, तो ये अगर तौहीन अदालत पे जाते हैं तो 3 रुकनी बेंच क्या काम करेगी? या रोक कर एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि कल भी मैंने कहा कि जब आप ऐसे लॉ मिनिस्टर होंगे और अटॉर्नी जनरल होंगे जो कानूनी तौर पर वैसे ही कमज़ोर होंगे और दिल के भी कमज़ोर होंगे, तो ऐसा बेंच तो उनको खा जाता होगा। और ये वो लोग होते हैं जो हुकूमत में रहकर अपना प्रोटोकॉल भी ले रहे होते हैं, ओहदा भी ले रहे होते हैं, नाम भी ले रहे होते हैं, और ऐसे फैसलों में ऐसे कानूनी चीज़ें लेके जाते हैं कि जो जजेज़ हैं वो भी नाराज़ ना होंगे, कल इनको वकील बनना है, उनके सामने जाना है। और ये वो वकील होते हैं जिनका कानूनी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये जजेस की रहम करम से केस जीतते हैं। तो इन लोगों ने तो दोनों तरफ खेलना है। क्या वजूहत है कि हुकूमत इरफान कादिर और अमानुल्लाह किरमानी को आगे नहीं आने देती है? क्यों नहीं उनको बनाती है? एक इरफान कादिर एक दफ़ा खड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर और उसने इन 3 रुकनी बेंच को चने चबा दिए। उसके जवाबात भी थे, उसके पास कानूनी तमाम पॉइंट्स हैं, उसका मुकाबला कौन करेगा? और वो वकील नहीं है जिसको जजेस की रहम चाहिए, जजेस का करम चाहिए, तब वो केसेस लड़ सकता है या अपने केसेस जीत सकता है। ये वो वकील नहीं है, मेरिट का वकील है। और ये आज नहीं, हमेशा उसने क्या वजूहत है हुकूमत इरफान कादिर को अटॉर्नी जनरल नहीं बनाती है? अरे गैरे सबको बना रही है और देख भी रही है उनका क्या असर हो रहा है। माई लॉर्ड कहकर वो सर क्या करें, हुकूमत का अटॉर्नी जनरल मेहरबानी करें सर मुझे कुछ बोलना तो है। तो फिर तो जाहिर है 3 रुकनी बेंच क्या हो, 1 रुकनी बेंच भी होगा तो वो चढ़ के दौड़ेगा। फिर लॉ मिनिस्टर जनाब ना करें सर, रेफरेंस ना भेजें सर ये चीज़ ना कर, नवाज शरीफ को समझाएं सर, फला को समझाएं सर, बिलावल को समझाएं सर हमारी हुकूमत चली जाएगी सर, चीफ जस्टिस एक्शन ले लेगा सर हम क्या करें, हमारे पास सर कानूनी इतने पॉइंट्स नहीं है सर, ये नहीं है सर, प्लीज़ सर कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं सर, छोड़ दें इनको, ऐसे ही छोड़ दें सर, हमें अपनी हुकूमत करनी चाहिए। तो ऐसा वज़ीर होगा तो फिर वज़ीर आज़म के बारे में तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क है। तो फिर तो जाहिर है 3 रुकनी बेंच ने जो करना है। और किसी ने सही कहा कि आज 63A पे अगर हुकूमत उस वक्त खड़ी हो जाती, पार्लियामेंट खड़ा हो जाता, तो क्या आज का वाक़या होता? क्या मौजूदा बेंच ये फैसला दे पाता? कभी नहीं। जबकि 2 जजेस ने रीराइटिंग का भी कहा था, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने कमज़ोरी दिखाई जिसका नतीजा ये निकला कि आज फिर मारा है। और मैंने ये कहा है कि अगर हुकूमत ने फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया, मुस्तरद करने के बाद फिर ढीली पड़ी, फिर पिसपाई इख्तियार की, फिर माई बाप कहा, देखा ना आपने 2 जूनियर जजेस को अपॉइंट किया था, वही आपके सर पड़ गए ना, उन्होंने तो लेकर आपके ऊपर मारा। आप गलती रो रहे हो
किसने मशवरा दिया था वज़ीर आज़म साहब आपको? इन्हीं लोगों ने दिया ना, जी जो लीगल टीम है आपकी। इसीलिए कहते हैं कि एक इरफान कादिर अगर अटॉर्नी जनरल होता और आपका वकील इमानुल्लाह किमरानी होता, जो दोनों लैस हैं कानून और आइन से, इनसे अच्छा कानूनी माहिर बहुत कम है सराउंडिंग में, एक दो हैं लेकिन वो आपके साथ नहीं आएंगे। लेकिन ये दो तो थे, इनको आप इस्तेमाल कर सकते थे। आप जंग लड़ने जा रहे हैं अदालत उज़्मा से और आपके सिपहसालार कानूनी तौर पर इंतहाई कमज़ोर और दिल के भी बहुत कमज़ोर हैं और मफाद वाले लोग हैं, तो कैसे जंग जीतेंगे? खुदा के लिए वज़ीर आज़म साहब कुछ होश कीजिए। आज भी वक्त है कि इरफान कादिर को आप अटॉर्नी जनरल बनाएं। आज भी वक्त है कि इमानुल्लाह किमरानी साहब को केस दें। वो कानून खोल के दे रहा है आपको, वो आपकी ताकत बता रहा है आइन में, वो आपको आपकी आइन और कानून में जो आपके पास इख्तियारात है वो बता रहा है, और आपके कैंप में खामोशी पाई जाती है। तो अगर आज भी पसपाई इख्तियार की आपने, आज भी आप कॉम्प्रोमाइज़ की, आज भी आप पीछे हटें, तो किसी ने बहुत सही कहा है कि 6 महीने तक ये बेंच आपको रोज़ाना मारता रहेगा और आपको पानी भी नहीं देगा। आपके मुंह से इतना खून निकलवा, मसलन खून थकवाएगा जिसको कहते हैं महावरतन, कि इतना आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा कि आप उसके हर फैसले मानने पे मजबूर होंगे। फिर जो इलेक्शन कमीशन के साथ होगा, फिर जो इलेक्शन में होगा, फिर उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ होगा, क्योंकि वो आपको तो काउंटर कर चुके हैं। तो आज अगर पसपाई ली तो फिर 6 महीने तक ग़ुलामी लेना है वज़ीर आज़म साहब, याद रखिएगा। ये बात यहाँ तक कह के मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर देखना, ये तो फाइनल चीज़ है, अगर या तो रेफरेंस आए तो चीफ जस्टिस गया, आपके पास तो इख्तियार है, और रेफरेंस नहीं आएंगे और आपने सिर्फ मुस्तरद करके खामोश बैठ गए तो वो आपका इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त देख लिया था इस बेंच ने जब 63A का हुआ था और एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बुनियाद पर आप उनसे हार गए थे, तो उन्होंने आपकी ताकत का अंदाज़ा इन 3 रुकनी बेंच ने उसी वक्त लगा लिया था। तो आज अगर पसपाई हुई तो सोचें, जहाँ पर 9 जजेस आपके साथ खड़े हैं, पार्लियामेंट आपके साथ खड़ी है, बार काउंसिल आपके साथ खड़ी है, पूरी काबीना आपके साथ खड़ी है, अवाम भी बहुत बड़ी तादाद में आपके साथ खड़ा है, और आप बुज़दिल बने हुए हैं, तो फिर सोचिए कि ये तो 3 रुकनी बेंच आपके साथ क्या करने वाला है, ये क्या करेगा आपके साथ। एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 30 अप्रैल को ऐलान हो चुका था सदर का, नॉमिनेशन भी फॉर्म हो चुकी है, उसकी बुनियाद पर नॉमिनेशन फॉर्म हो चुकी है। 122 दिन से ज़्यादा अगर ये 14 मई को होता है तो आइन कहता है कि नॉमिनेशन फॉर्म के बाद 120 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। लेकिन अगर 30 अप्रैल को होता है तो ठीक है, नॉमिनेशन ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। लेकिन अगर ये 15 मई या 14 मई को होता है तो फिर तो आइन तोड़ दिया चीफ जस्टिस साहब ने, वो तो 122 दिन से ज़्यादा हो रहा है। तो फिर क्या होगा, फिर क्या सूरत हाल है, उस पर आप क्या कर रहे हैं? अगर ये कानूनी पॉइंट है जो कि किसी ने कहा तो मैं आपके पास लेके आया हूँ, तो फिर उस मौके पे फिर आपने क्या करना है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर करके इमरान खान के साथ हाथ कर दिया हो उनका, क्योंकि इमरान, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, इमरान खान को चीफ जस्टिस पे या उनके लोगों को चीफ जस्टिस में भरोसा नहीं है, बाकी 3 जजेस पे हैं, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस एजाजुल हसन। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्योंकि लड़ाई तो है। अब इस लड़ाई में किसी ने जाना है, या तो चीफ जस्टिस जाएगा या वज़ीर आज़म जाएगा, या फिर चीफ जस्टिस बादशाह बन जाएगा, वज़ीर आज़म ग़ुलाम बन जाएगा। क्या होता है, इंतज़ार करते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।